नमस्कार दोस्तों। आज नया टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। ये सारे ही टॉपिक क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर से चल रहे हैं। बाकी आप आइकॉन में देख के पता कर लेना कि कौन से टॉपिक का क्या है। साथ साथ में आपको एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल होनी भी चाहिए, जिससे कि आप कोऑर्डिनेट कर सको कि अपन कहाँ पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अपने को इतना समझ में नहीं आएगा। अभी देखो, राजपूतों की उत्पत्ति है तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी के बाद। राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। मतलब मौर्य वंश अपने आप में मतलब पूरे राष्ट्र को एकत्र कर पाया था। इसके बाद में गुप्त एकत्रित कर पाए थे। गुप्तों ने भी पूरे राष्ट्र को एक जगह बांध लिया था। लेकिन इसके बाद में उत्तर भारत में अलग छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई। ये राज्य आपस में संघर्ष होते मतलब लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि एक छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया पूरा देश। मतलब हर छोटे से एरिया में दूसरा वंश, फिर दूसरा। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे, वे राजपूत राजवंश करें। अब इस लड़ाई झगड़े में जो सर्वश्रेष्ठ निकल के उभर के आया टॉप पे, वो थे राजपूत। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट हो जाता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन से पहले का इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास था। इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। राजपूत काल कौन से को कहा जाता है? पूर्व मध्यकालीन। जो पूर्व मध्यकालीन जो काल था ना, उसको राजपूत काल कहा जाता है। समझ रहे हो ना? प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूत युग किसको कह सकते हैं? छठी से लेके सातवीं से लेके और 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत काल या राजपूत युग, 7वीं से 12वीं। ठीक है। अब आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बजाय एडिंग ये ज्यादा डालो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि राजपूत काल करके, और टाइम डाल लेना 7वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक। राजपूत कौन थे? स्मिथ जो इतिहासकार था ना, ये इसके आगे एक दो कथन और भी आएंगे, तो इसको आप मतलब माइंड में रखना। हर्ष की मृत्यु अपन ने यहाँ करवाई थी 647 ईस्वी में। राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। भाई अलग अलग विद्वान थे, उन्होंने अपने हिसाब से लग, जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कहा, राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हरिश्चंद्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आपको यही ध्यान में नहीं रखना है कि कौन कौन से में इनका प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ से ये बात लेके आनी है कि चाणक्य का तो था अर्थशास्त्र। यहाँ इनडायरेक्टली लेखक ने राइटर बता दिया इन बुकों के। और कालिदास के जो नाटक थे, कालिदास था, उसका नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। इसके बाद में बाण भट्ट का था हर्षचरित। बाण भट्ट जो लेखक था उनका था हर्षचरित और कादम्बरी। इस तरह आपको ये चीजें याद रखनी है। और इनमें राजपूत का है, राजपुत्र का है, वो अपन आगे देख लेंगे। चीनी यात्री हेवेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय आया था। एक तो चीनी यात्री था फाइयान, और एक था हर्ष हेवेनसांग। तो जो हवे है से शुरू हो रहा है ना, वो तो आया था हर्षवर्धन के टाइम में। और जो फै से शुरू हो रहा है वो आ रहा था चंद्रगुप्त के टाइम में। तो इस तरह आप यहाँ ही जो डाउट आई ना, अब जैसे जो पढ़ता है बंदा, उसके कन्फर्म ये डाउट आई थी कि यार ये इंसान तो ये अब आया था, फाइयान कब आया था, तो फाइयान का सोल्यूशन यहाँ की यहाँ लो।
न कि इसको बाद में छोड़ो जब फायान पढ़ेंगे जबकि जब देख, क्योंकि फिर फायान याद आ जाएगा घनसांग भूल जाओगे। तो ये चीजें आप मतलब मिस ना करो, इसलिए आपको यहाँ की यहाँ ही सोल्यूशन लिखना है कि ये चंद्रगुप्त के टाइम में आया था और ये घनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था, और ये मेरे हिसाब से ट्रिक है भी सी। आया राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा आया था, जिसने राजाओं को, जो राजा थे उस टाइम के, उसको कहीं तो क्षत्रिय लिख दिया और कहीं राजपूत लिख दिया। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि राजपूत एक वंश था, जबकि यहाँ पे जो राजपूत शब्द यूज में लिया गया वो एक राजा के लिए लिया गया था, वो कोई से भी वंश का हो सकता था। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। भाई राजपूत करने का मतलब ये है कि जब तक मुसलमान कौन मोहम्मद गोरी वगैरह जब तक नहीं आए थे ना, उससे पहले राजपूतों को कोई नहीं जानता था राजपूत नाम से। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द तो जरूर होता था, और उसको अपभ्रंश रूप राजपूत बोल दिया होगा। अदरवाइज राजपुत्र तो राजा का पुत्र को राजपुत्र बोल सकते हैं, लेकिन राजपूत तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। अब जैसे वे पहला जो मत है ना, अब ये लिख लिया, ये सारी बातें आपको साइड में लिखनी है ताकि आपके नोट्स परिपूर्ण लगे। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे एक हाशिया होता है, उसमें लिख लो ये छोटी छोटी बातें, ये वाली ये वाली ये वाली, और राजपूतों की उत्पत्ति या राजपूत काल सातवीं बारहवीं करके लिखो, और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मत, और पहला मत लिखो वैदिक आर्यों की संतान। तो वैदिक आर्यों की संतान में एक तो कौन था, जी एच गौरीशंकर ही राजन ओझा, तो जी एच ओझा था एक तो, और एक सीवी वैद्य था इस मत के समर्थक। तो क्या लिखना है, ये लिखो, फिर समर्थक लिखो, जी एच ओझा लिख दिया, सीवी वैद्य लिख दिया। आपको जो याद करने वाली चीजें वो ही लिखवा रहे हैं नोट्स में। आप ये सोचना कि ये स्लो चल रहा, तो मैं इसमें आपको नोट्स को लिखने का तरीका भी साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो ये किताब में लिखा तो पड़ा ही है, अगर आप इसमें से पढ़ते तो अब तक पढ़ चुके होते। तो आपको सबसे बड़ा मेरा इंटेंशन यही है कि आप साथ साथ में नोट्स लिखो, और नोट्स ऐसे परिपूर्ण लगने चाहिए कि आपको ये नहीं महसूस हो कि ये एनसीईआरटी के, आपको लगना चाहिए ये फुलफिल है अपनी एग्जाम के हिसाब से, ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो भारतीय आर्यों ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। ठीक है, वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं मतलब। ठीक है, इसके अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन और नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। आपको इस पूरे पैराग्राफ में याद ही ये रखना है कि वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले दो ही राइटर थे, एक तो जी एच ओझा, एक सीवी वैद्य। खत्म। आपसे कोई भी ये नहीं पूछने वाला वनडे एग्जाम में कि इनको मानने का आधार क्या रखा, भैया इनको शारीरिक रूप से माना या फिर इनको अस्त्र पूजा की वजह से माना, ये चीजें आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि वैदिक आर्यों की संतान में जी एच ओझा और सीवी वैद्य। अब दूसरा, अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड की उत्पत्ति का सबसे बड़ा तो जो साक्ष्य है वो चंद्रप्रदायी है। चंद्रप्रदायी, अब चंद्रप्रदायी को आप या तो जानते हो, और नहीं जानते हो तो जब अपने शाकंभरी के चौहान पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम ही जान पाओगे। लिखा भी है, अजमेर के शासक पृथ्वीराज का दरबारी विद्वान था ये, और इसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, अब चंद्रप्रदायी का ग्रंथ जो था ना वो पृथ्वीराज रासो था। अब आगे जब, अब यहाँ एक पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे हैं तो समझ आ रहा है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो पृथ्वीराज विजय भी आएगा, तो फिर आगे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी। तो ये होना चाहिए कि इन्होंने अग्निकुंड से उत्पत्ति बता दी चंद्रवरदाई ने। समझ रहे हो, किस में बताई, पृथ्वीराज रासो अपनी बुक थी उसमें बताई। उसने लिखा कि आबू पर्वत पर एक विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस हड्डी मांस उत्तर डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। 3 योद्धा कौन से थे अभी देखते हैं। परमार, चालुक्य और प्रत्यार। परमार, चालुक्य और प्रत्यार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो इन 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया।
चंद्रप्रदाय के अनुसार इन इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से उत्पन्न हुई। अब इस पैराग्राफ में आपको क्या क्या वो मतलब इस जो ये एक काल्पनिक कहानी है इसमें आपको क्या क्या चीजें याद करने लायक है। एक तो ये कि मुनि वशिष्ठ के जो यज्ञ था उसमें कौन कौन सी मतलब वंश उत्पन्न हुए, तो चालुक्य, परमार, पतियार और फिर लास्ट में हुए थे चौहान। अच्छा जी, यज्ञ किसने किया था? तो यज्ञ किया था मुनि वशिष्ठ ने। इसके अलावा इसके कौन थे? विश्वामित्र था, गौतम था और अगस्त्य था। तो एक ही चार इनके नाम याद रखने मुनियों के, मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य ऋषि। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना कि मतलब जो आबू में जो ये हुआ उनमें से निम्न में से संबंधित नहीं है, तो ये चार तीन ही यहाँ से उठा के अगस्त्य की जगह रिप्लेस कर देगा, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये इस पूरे में यही है। अब अगला देखो, यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं कर सकते, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। इस ये कथा किस ओर इंडिकेट कर रही है वो समझने की कोशिश की। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल में क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों, विदेशी कौन कौन थे? शक, हूण, युचि आदि जो जातियां थी, शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति। कहने का मतलब ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब यज्ञ से कोई उत्पन्न हो जाए, ये तो एक साइंस के युग में कल्पना लगती है। लेकिन जैसे जो शक, ऊण और युचि जो जातियां थी, ये मतलब यहाँ रहते रहते काफी समय हो गया, तो ये एक प्रकार से भारतीय ही हो गई थी, स्वदेशी हो गई थी, तो इनको मतलब धर्मांतरण कर दिया, इनका धर्मांतरण कर दिया यज्ञ के माध्यम से। और जो इनकी जो वीरता थी उनको नया नाम जैसे चौहान, चालुक्य, इस तरह इनका नाम, इसका फॉर्मेट चेंज करके ये हो सकता है। बाकी वैसे तो सीधा तो बदलना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। तो ये बात हो गई। तो इसमें कोई अपना क्वेश्चन निकल नहीं रहा है। क्वेश्चन बस यही बन रहे हैं कि जो आबू युद्ध जो यज्ञ हुआ उसमें कौन कौन से तो जात मतलब वंश निकले, उनका उत्पत्ति, प्लस जो आबू यज्ञ में किन किन ऋषियों का योगदान था तो उनकी। अब अगला जो तीसरा है वो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। अभी तक अपन ने वैदिक आर्यों से पढ़ ली, तो वैदिक आर्यों में था जी एच ओझा, और दूसरा था सीवी वैद्य, और जो अग्निकुंड से पढ़ी उसमें सिर्फ सिंगल था चंद्रप्रदाय। अब जो तीसरा है वो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का एक तो है भंडारकर, डी आर भंडारकर ने गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। ब्राह्मणों में भी एक वैरायटी है नागर ब्राह्मण। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया का जो शिलालेख उसका रेफरेंस दिया है, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। किस तरह? अभी एक नया प्रश्न आता है आजकल कंपटीशन एग्जाम में कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। वत्स गोत्रीय तो इसका उत्तर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 में गुणभद्र द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अब इस बिजोलिया शिलालेख के रेफरेंस से डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को वही बता दिया, भाई चौहान भी तो राजपूत ही थे, तो उनको मतलब ब्राह्मण बता दिया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह, ये जो दूसरी कहानी है ये एक ऐसी ही है, मतलब इसके कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं। राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का काट्य प्रमाण है। ये भी प्रमाण उचित है वैसे तो, भाई राजशेखर एक ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों के लिए। अब राजशेखर जब अपन पढ़ेंगे ना चौहान वंश उसमें आएगा तो अपन वहां देख लेंगे। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुइलों को नागर जाति के ब्राह्मण भूयदत्त का वंशज बताया। ये तो इसने डॉक्टर भंडारकर जा तो इसने तो चौहानों को बताया है। ठीक है, इसने तो
क्या बताया है कि जो अजमेर वाले चौहान थे ना उनका बताया। अब जो मेवाड़ के जो गोहिल थे उनके बारे में ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई है गोपीनाथ शर्मा ने। ठीक है। गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद की टीका है ना, गीत गोविंद की टीका ये जयदेव की थी। वो इस पे कुंभा ने एक रसिक प्रिया नाटक लिखा था। तो इस टीका को जब कुंभा ने पढ़ा ना तो इसमें भी ये बताया गया है कि ये गुहिल जो हैं वो ब्राह्मण गुह्यदत्त की ही संतान है। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको बस मोटा मोटा यही याद रखना कि एक तो डॉक्टर भंडारकर था इसका समर्थक और एक गोपीनाथ शर्मा था। क्योंकि जो ये तो ब्राह्मण लोग थे तो ये तो खुद के ही उसमें समर्थक थे, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इसमें को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर शर्मा इसका तर्क सहित खंडन करते हैं। अब यहाँ पे जरूरी प्रश्न यह आ जाता है कि समर्थक में तो आप ये लिख दोगे दो नाम समर्थक तो, लेकिन खंडन में आपको डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखना पड़ेगा, जो कि इसका ये देते हैं कि मतलब जो भी ये जो थे राजपूत ये मतलब अपने जो राज ऋषि होता था उसका गोत लगाने की वजह से ये भ्रम हो गया कि ये ब्राह्मण थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें भी बस वही दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है बिजोलिया जो कि अपन आगे भी जब शिलालेख पढ़ेंगे ना तो इसकी प्रेजेंटेशन अपन इसको वहां भी देख लेंगे। बाकी जो ये दो चीजें हैं ये आपको अभी याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा चौथा जो है वो है विदेशियों की संतान। विदेशियों की संतान के समर्थक तो विदेशी ही हो सकते हैं। अब अपन अभी तक तीन पढ़ लिए पर डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, ये तो हो गए ब्राह्मणों की। और ऊपर दूसरा वो पहला कौन आया था सीवी वेदर जी एच ओझा थे वो थे वैदिकारियों की, और बीच वाला तो अग्निकुंड तो चंद्र बदाई नॉर्मल है। अब जो विदेशियों की संतान में राजस्थान की लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक तथा शीतियन थे। एक तो टोड हो गया समर्थक, टोड ने बताया शक और शीतियन। ठीक है, तो अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हैं, अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हैं। अब अपन है ना चाहे तो अग्निकुंड से उत्पन्न वाले में खंडन में लिख सकते हैं टोड, समझ रहे हो ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर जब खंडन में टोड लिखोगे तो यही आपके दिमाग में आएगा कि टोड ने क्या बताया, तो टोड ने बताया विदेशियों की संतान, विदेशियों में भी किसकी शक और शीतियन बताया। ठीक है, इस तरह से आप उसको पूरे पैराग्राफ को राउंड राउंड घुमा के देख सकते हो। इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी से लगभग आक्रमणकारी के रूप में बाहर आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब ये शासक बन बैठे उन्हें अग्निशंस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। जो कि थोड़ी थोड़ी बात भंडारकर वाली बात इसको कहीं ना कहीं जो ये चंद्रप्रदायी वाली बात को सिद्ध भी करता है कि भाई मतलब ये जो यज्ञ से इनको पवित्र करके और इनको क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व शीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक और शीथियन और उन्हों से मिलते जुलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि, तथा दोनों जातियां एक ही हैं। इसका भी वक्त वीए स्मिथ अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। वीए स्मिथ ने राजपूतों की जाति 8वीं और 9वीं शताब्दी के अचानक प्रकट हुई तथा उन्हों की संतान बताया। अब स्मिथ जो है ना उसने भी बताई तो विदेशी, लेकिन उसने बताई उन्हों की, समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया, इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। ये सारे ही मत, ये जो चार मत हैं इन उनको कभी ऐतिहासिक रूप से स्वीकार किया ही नहीं गया।
तो क्या किया गया? इसके विपरीत राजपूत अपने तो सूर्य और चंद्र से बताते हैं। राजपूतों में कोई तो चंद्रवंशी और कोई सूर्यवंशी है। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व ही भारत में फंसे थे। ये जो ये टोड ने बात बताई थी, इसका भी खंडन हो गया। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्राचीन थी, ये तो वेदों में प्रमाणित बात है। और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज मानते हैं। ये जो कहीं ना कहीं पहले वाला जो पॉइंट है, उस पर थोड़ी सी बात टिक रही है, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से निवास करने लगी, उन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज में उन्हें स्वयं सामाजिक कानूनगो ने। अब ये जो डॉक्टर कानूनगो का कथन है, ये देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन सत्य यही कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल और क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। ये बात है ना, ये कानूनगो का जो कथन है, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कथन किसका है। तो इसमें न तो अग्निकुंड वाली उत्पत्ति को भी नकार दिया है, और अपन ने पूरी जो 3-4 जो उत्पत्ति के मत पढ़े हैं, इसमें आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि स्पष्ट रूप से कोई जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है, और ना तो मत दे पा रहा है और ना। तो इस तरह से राजपूतों का एक मिला जुला उत्पत्ति का निष्कर्ष यही निकलता है कि राजपूत विदेशी थे और यहाँ के काफी समय से बसने लगे, तो यहाँ के रीति रिवाजों को अपना लिया, और इस तरह से वो यहीं के होके रह गए, एक विदेशी वीर जाति थी। तो ये हो गया राजपूतों की उत्पत्ति का। कल से अपन राजपूतों का एक एक करके वंश पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।